1961 का जेरूसलम एक पॉपुलर थिएटर को कोर्ट रूम में बदल दिया गया है। पूरी दुनिया की नजर इस ट्रायल पर टिकी हुई है। बाहर काफी शोर है, जर्नलिस्ट, कैमरास, सर्वाइवर्स, पुलिस वैन्स। पर अंदर एक अजीब सन्नाटा। एक ग्लास बूथ में एक शख्स बैठा है। ना उसके चेहरे पर डर है, न गिल्ट, न गुस्सा, न शर्म। बस एक नॉर्मल सा चेहरा, स्पेक्टिकल्स, सूट और एक कंट्रोल्ड पोस्चर। मानो कोई बैंक क्लर्क अपनी फाइल का इंतजार कर रहा हो। लेकिन यह आदमी कोई ऑर्डिनरी क्लर्क नहीं है। इसका नाम है एडोल्फ आइकमैन। नाजी जर्मनी का वो ऑफिसर जिसके साइन, शेड्यूल्स, ट्रेन रूट्स से लाखों ज्यूज को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स तक भेजा गया। कोर्ट रूम में वो सर्वाइवर्स भी बैठे हैं जो अपनी आंखों से उस शख्स को देख रहे हैं जिसके सिस्टम ने उनके माता पिता, भाई बहनों को मौत के इंडस्ट्रियल मशीन में धकेल दिया। और फिर एक औरत कोर्टरूम में आकर बैठती, तेज आंखें, शार्प माइंड, हैना एरेंट। वो सिर्फ ट्रायल कवर करने नहीं आई है, वो ईविल को समझने आई है। और जब उसने आइकमैन को देखा तो उसे कोई मॉन्स्टर नहीं दिखा, उसे एक फ्राइटनिंगली नॉर्मल शख्स दिखा। और यही बात दुनिया के लिए सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। ईविल हमेशा शैतानी चेहरे के साथ नहीं आता, कभी कभी एक ऑर्डिनरी आदमी की फॉर्म में आता है जो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। सवाल यहां यह पैदा होता है कि असली खतरा क्या है, हेट्रेड या थॉटलेसनेस? और क्या एक आदमी बिना डीपली ईविल हुए भी ईविल का इंस्ट्रूमेंट बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, हैना एरेंट ने आइकमैन में ऐसा क्या देखा कि दुनिया जैसे उसके खिलाफ हो गई? उसकी दी हुई कंसेप्ट बैनालिटी ऑफ ईविल का मतलब क्या है? क्या ईविल वाकई साधारण हो सकता है? इस सब का जवाब 20th सेंचुरी के सबसे डार्क पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के अंदर छुपा है। हेलो यूपीएससी वॉरियर्स एंड वेलकम टू माय सीरीज कहानी वाला। अगर आप यहां नए हैं तो इस सीरीज में मैं कुछ ऐसी कहानियां लेकर आ रहा हूं जो आपके एसेस को एनरिच कर सकती है। आज के इस एपिसोड में हम चलते हैं 20th सेंचुरी जर्मनी में। हैना एरेंट का जन्म 1906 में जर्मनी में हुआ, एक जूइश फैमिली में। बचपन से ही उसका माइंड रेस्टलेस था। सिंपल आंसर्स उसे सेटिस्फाइड नहीं करते थे। उसके लिए थिंकिंग एक लग्जरी नहीं थी बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल नीड थी। जर्मनी उस वक्त तेजी से बदल रहा था। वर्ल्ड वॉर वन की हार के बाद एक ह्यूमिलिएशन थी। इकोनॉमी कोलैप्स कर रही थी। इन्फ्लेशन आसमान छू रहा था। सिर्फ ब्रेड लेने के लिए भी नोट्स के बंडल्स लोग ले जाते हैं। सोसाइटी फ्रैक्चर हो रही थी। धीरे धीरे लोग सिर्फ अपनी सर्वाइवल तक सिमटने लगे थे। जब इस तरीके से सोसाइटी डिग्निटी खो देती है तो अक्सर वो किसी स्ट्रॉन्ग वॉइस के पीछे भागती है। वो एक मसीहा चाहती है जो सारे प्रॉब्लम्स को मैजिक वॉन्ड की तरह ठीक कर दे। हिटलर ने वही किया। उसने जर्मन्स को एक स्टोरी दी, तुम डिफीटेड नहीं हो, तुम बेट्रेड हो। तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें किसी ने लूट लिया है। और फिर उसने इसके लिए एक एनिमी चुना, ज्यूस। हेट्रेड के दम पर 1933 में हिटलर पावर में आया। धीरे धीरे हेट्रेड पॉलिसी बन गई, पॉलिसी लॉ बन गई, लॉ रूटीन बन गया, और देखते ही देखते रूटीन डेथ। हैना एरेंट ने समझ लिया कि जर्मनी अब सिर्फ एक कंट्री नहीं रही है, वो एक मशीन बन चुकी है। एक ऐसी मशीन जहां लॉ जस्टिस के लिए नहीं बल्कि एक्सक्लूजन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो अरेस्ट हुई पर किसी तरह बचकर पेरिस और फिर अमेरिका पहुंच गई। 1930s के जर्मनी में एंटी ज्यूइश लॉज एक एक करके आ रहे थे। पहले बॉयकॉट, फिर सिटीजनशिप रिमूव्ड, फिर जॉब से रिमूवल, फिर प्रॉपर्टी सीजर्स, गेटोस, डेपोर्टेशन, और फिर फाइनल सॉल्यूशन। इस सब के बीच हैना एरेंट खड़ी है, एक रेफ्यूजी, एक थिंकर, एक चश्मदीद। और शायद इसीलिए वो समझना चाहती थी कि बाहर से सिविलाइज दिखने वाला यूरोप आखिर ऐसी बर्बरता तक कैसे पहुंच गया।
एडोल्फ आइकमैन का बैकग्राउंड ऑर्डिनरी था। वो कोई ग्रेट इंटेलेक्चुअल नहीं था, कोई मिलिट्री जीनियस भी नहीं, कोई कैरिज्मेटिक लीडर नहीं था। वो बस एक मीडियोकर यानी आम आदमी था। करियर में फेलियर्स, आइडेंटिटी का हंगर और सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंस पाने की जुस्तजू। नाजीज्म ने उसको एक रोल दिया, यूनिफॉर्म दिया, रैंक और ऑफिस दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट एक सेंस ऑफ सिग्निफिकेंस दिया। उसका काम था ज्यूज को यूरोप के अलग अलग हिस्सों से आइडेंटिफाई करना, गैदर करना और कैंप्स तक भेजना। वो रेलवे सिस्टम्स, मिनिस्ट्रीज, पुलिस डिपार्टमेंट्स और नाजी ऑफिसेस के कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन करता था। आइकमैन को ज्यूज से आइडियोलॉजिकल हेट्रेड थी या नहीं, इस पर हिस्टोरियंस डिबेट करते रहे हैं, लेकिन हैना ने जो देखा वो बहुत चिलिंग था। आइकमैन अपने आप को किलर नहीं मानता था। वो ये कहता था कि मैंने किसी को पर्सनली नहीं मारा। उसके लिए मर्डर एक पर्सनल एक्ट नहीं था, मर्डर एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का हिस्सा था। ट्रेन स्केड्यूल्स, डेपोर्टेशन की लिस्ट्स, पेपर वर्क, कोऑर्डिनेशन, फाइल्स का मूव होना, एक मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी के अंदर ईविल का फेस जैसे चेंज हो गया था। आम आदमी गन नहीं चला रहा था, पर वो टाइम टेबल बना रहा था। वो गैस चेंबर भी ऑपरेट नहीं कर रहा था, पर वो ट्रांसपोर्ट मैनेज कर रहा था। और जब सिस्टम ही ईविल हो तो एफिशिएंसी भी क्राइम बन जाती है। होलोकॉस्ट दोस्तों सिर्फ एंगर का रिजल्ट नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड, डॉक्यूमेंटेड और स्केड्यूल्ड एफर्ट था लोगों को मारने के लिए। मॉडर्न स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके मास मर्डर को पॉसिबल बनाया गया था। दुनिया में इससे पहले भी जुल्म हुए हैं, मास मर्डर्स, किलिंग्स और जेनोसाइड्स होते रहे हैं। 13वीं सेंचुरी के मंगोल इन्वेजन्स में शहर के शहर तहतेग कर दिए गए, खून की नदियां सड़कों पर बहाई गई। 1915 का आर्मेनियन जेनोसाइड ले लो, या फिर 1937 का नैनजिंग मैसेकर, हर जगह ब्रुटैलिटी सामने दिखती थी, वायलेंस विजिबल थी, किलर और विक्टिम के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं था। लेकिन जर्मनी में कुछ अलग हो रहा था। यहां मर्डर को सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया था। यहां एक फाइल मूव होती थी और एक ट्रेन चल पड़ती थी, एक सिग्नेचर होता था और हजारों लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो जाता। डेथ सिर्फ एक इवेंट नहीं थी, एक पूरी प्रोसेस थी। साइलेंट, स्ट्रक्चर्ड, एफिशिएंट इंडस्ट्रियल किलिंग। यानी ईविल ने प्रिमिटिव या चंगेजी फॉर्म नहीं लिया, ईविल ने मॉडर्न फॉर्म लिया। इस सब को चलाने के लिए चाहिए थे लोग जो बस अपना काम कर रहे हैं। यही फ्रेज हिस्ट्री के सबसे डेंजरस फ्रेजेस में से एक बन गया। वॉर के आखिर में नाजी रेजिम कोलैप्स कर गई, हिटलर ने सुसाइड कर ली, टॉप लीडर्स या तो मारे गए या कैप्चर हुए, लेकिन आइकमैन डिसअपियर हो गया। फेक आइडेंटिटी के साथ वो अर्जेंटीना भाग गया। सालों तक वो नॉर्मल लाइफ जीता रहा, नाम चेंज, रूटीन लाइफ, फैक्ट्री वर्क, फैमिली, साइलेंस। पर 1960 में इस्राएली इंटेलिजेंस मोसाद उस तक पहुंच गई। ब्यूनोस आयर्स की एक डार्क स्ट्रीट पर उसे धर दबोचा। सीक्रेटली उसे लाया गया और फिर जेरूसलम में शुरू हुआ द फेमस आइकमैन ट्रायल। आइकमैन ट्रायल सिर्फ एक लीगल ट्रायल नहीं था, यह एक मेमोरी ट्रायल था। इस्राइल चाहता था कि सर्वाइवर्स की वॉइसेस दुनिया के सामने आए। आइकमैन ग्लास बूथ में बैठा रहता, वो कभी नोट्स लेता और कभी ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ बस सुनता। उसका डिफेंस एक ही था और वेरी सिंपल, आई वॉज ओनली फॉलोइंग ऑर्डर्स। मेरा रोल तो बहुत लिमिटेड था, मैंने सिर्फ अपना काम किया, ड्यूटी की। ये लाइन सिर्फ लीगल डिफेंस नहीं थी, ये मॉरल कंपस का कोलैप्स था मॉडर्न वर्ल्ड के लिए, जहां आदमी अपने कॉन्शियंस को सिस्टम के नाम पर आउटसोर्स कर देता है। हैना एरेंट ने इस ट्रायल को द न्यूयॉर्कर के लिए कवर किया। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उससे एक डेमोनिक या राक्षस जैसा फिगर दिखेगा, लेकिन आइकमैन उस एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल फुलफिल नहीं कर रहा था। ना वो शेक्सपियर का विलन था, ना ही किसी माइथोलॉजी का दानव, ना वो एक्स्ट्रॉर्डनरी हेट्रेड में झुलसता हुआ आइडियोलॉजिकल फैनेटिक था।
आइकमैन टेरिफाइंग था क्योंकि वो बहुत शैलो था. He seemed totally unable to think from another person's standpoint. और एरन के लिए थिंकिंग का मतलब सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं था. थिंकिंग का मतलब था रुकना, सवाल करना, अपने एक्शन का मॉरल वेट समझना. आइकमैन इंटेलिजेंट था सिस्टम चलाने के लिए, लेकिन मॉरली वो थॉटलेस था. वो अपने आप को मशीन का एक स्मॉल कॉग बताता था, एक मशीन का छोटा सा पुर्जा. लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर हर पुर्जा कहे कि मैं सिर्फ एक पुर्जा हूं, तो फिर मशीन कौन है? अगर हर आदमी कहे कि मैंने सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो किए, तो फिर क्राइम किया किसने? यही एरन का सेंट्रल इंसाइट है. ईविल हमेशा डीप, ड्रामेटिक, मॉन्स्टरस इंटेंशंस के साथ में नहीं आता. वो कभी कभी ईविल ऑर्डिनरी ओबीडियंस के फॉर्म में भी आ सकता है. कभी कभी ईविल तब होता है जब लोग सोचना बंद कर देते हैं, जब लैंग्वेज रियलिटी को हाइड कर देती है. जैसे जब मर्डर ट्रांसपोर्ट बन जाता है, या जेनोसाइड सॉल्यूशन कहलाता है. जब कॉन्शियंस फाइल के नीचे दब जाती है, तब ऐसा ईविल होता है. एरन ने इसी को नाम दिया द पेनाल्टी ऑफ ईविल. बेनालिटी इस शब्द का अर्थ होता है साधारण, और व्हाट वी कॉल एज कॉमन प्लेस इन इंग्लिश. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि क्राइम साधारण था. क्राइम तो अनइमेजिनेबल था. बेनालिटी का मतलब था कि क्रिमिनल का माइंड फ्राइटनिंगली ऑर्डिनरी हो सकता है. आइकमैन एक इविल जीनियस नहीं था. वो एक आम आदमी था जिसका मॉरल इमेजिनेशन डेड था. His case was disturbing because, it's easy to recognize a monster, but far harder to see moral emptiness within an ordinary man. 1962 में आइकमैन को सजाए मौत दी गई, लेकिन हैना एरन की स्टोरी यहीं से कंट्रोवर्शियल बन गई. उसने अपनी रिपोर्ट को एक किताब की शक्ल दी, आइकमैन इन जेरूसलम, अ रिपोर्ट ऑन द बेनालिटी ऑफ ईविल. और फिर जैसे एक तूफान उठ गया. Many people were angry. कुछ लोगों को लगा कि उसने आइकमैन के रोल को मिनिमाइज किया है. कुछ को लगा कि उसने विक्टिम्स के साथ में नाइंसाफी की है. उसके दोस्त तक उससे दूर हो गए. ज्यूइश इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में इंटेंस डिबेट हुई. हैना को ट्रेटर तक कहा गया. लेकिन हैना एरन का पॉइंट कुछ और था. वो आइकमैन को इनोसेंट नहीं कह रही थी. वो ये कह रही थी कि शायद ईविल को समझने के लिए हमें उसकी पुरानी इमेज को तोड़ना होगा. ईविल सिर्फ रेज या गुस्सा नहीं होता. कभी कभी वो प्रोसीजर से हो सकता है, पेपर वर्क होता है, पोलाइट लैंग्वेज होती है, और शायद सबसे डेंजरस ईविल वही होता है जो खुद को ईविल मानता ही नहीं. एरन के बाद दुनिया ने ब्यूरोक्रेसी को नए नजरिए से देखा. लॉ और मोरालिटी, इनके बीच में जो रिलेशन था, इस पर डिबेट हुई. ओबीडियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल और ज्यादा गहरा हो गया. क्या ऑर्डर्स को फॉलो करना इनफ डिफेंस है? क्या ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राइम्स का हिस्सा बन सकते हैं? एरन का एम्फैटिक आंसर है यस. डियर फ्रेंड्स, हैना एरन ने हमें एक अनकंफर्टेबल आईना दिया है. उस मिरर में हिटलर का चेहरा नहीं है, आइकमैन का चेहरा है. हैना एरन ने दिखाया कि सिविलाइजेशन का कोलैप्स एक ही दिन में नहीं होता. पहले लैंग्वेज चेंज होती है, मर्डर बन जाता है सॉल्यूशन, ह्यूमन बीइंग्स बन जाते हैं केसेस, फिर लॉज बनते हैं, फाइल्स मूव होती हैं, ट्रेन्स चल पड़ती हैं, और धीरे धीरे ईविल नॉर्मल लगने लगता है. इसीलिए होलोकॉस्ट सिर्फ हेट्रेड की स्टोरी नहीं है, वो दरअसल थॉटलेसनेस की भी उतनी ही स्टोरी है. और शायद इसीलिए ये स्टोरी इतनी अनकंफर्टेबल भी है, क्योंकि ये सिर्फ आइकमैन के बारे में नहीं है दोस्तों. ये सिस्टम्स के बारे में है, पावर के बारे में है, कंफॉर्मिटी के बारे में है, साइलेंस के बारे में, और हमारे बारे में. क्योंकि जब गलत हो रहा हो और हम चुप रहते हैं, क्या हम सच में न्यूट्रल होते हैं, या फिर हमारी साइलेंस बिना बोले ही पावर के साथ खड़े होती है? और अगर कल सिस्टम हमसे कुछ गलत करने मांगेगा, तो हम क्या करेंगे? सोचेंगे, क्वेश्चन करेंगे, नो कहने की हिम्मत रखेंगे, या फिर बस अपना काम करेंगे? कोर्टरूम का ग्लास बूथ अब खाली है. आइकमैन चला गया, हैना एरेंट भी चली गई.
लेकिन वो सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। क्वाइटली इट स्टैंड्स वेटिंग फॉर एवरी सोसाइटी, फॉर एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग। डियर स्टूडेंट्स, हैना एरेंट और आइकमैन की ये स्टोरी यूपीएससी एसेज और एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई ऐसे लेयर्स या परतें हैं जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज के लिए रेलेवेंट है। अब हम देखते हैं कि किन किन टॉपिक्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2025 में एक टॉपिक आया था, नियरली ऑल मेन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। सॉरी, दिस वाज 2024। 2025 में टॉपिक था ट्रुथ नोज नो कलर। 2024, all ideas having large consequences are always simple. You can see Hannah Arendt's idea, banality of evil, is simple, but it has huge consequences. We can use this at the start of this essay or somewhere in between. पावर का जो टॉपिक है उसके अंदर में भी आइकमैन का एग्जाम्पल आ सकता है। His real character is revealed when he has power. Truth has no color. जेनोसाइड के अंदर में जो जूइश होलोकॉस्ट हुआ उसमें अलग अलग वर्ड्स यूज किए गए, ओके, बट दोज वर्ड्स कैन नॉट हाइड द ट्रुथ। बाय कॉलिंग समथिंग अ सॉल्यूशन, इट डज नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल जेनोसाइड्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। इसके साथ साथ 2023 का टॉपिक थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन ऑपोजिट टीम। दिस टॉपिक विल सी a little more in detail how we can write introduction using this story of Eichmann trial. 2020 में एक और टॉपिक था, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमेन। इस टॉपिक के लिए भी हैना एरेंट और आइकमैन की जो स्टोरी है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। We have discussed this topic in the previous episode, so we won't go into details over there. अब हम क्या करते हैं, अब हम एक्चुअली इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कैसे हम थिंकिंग वाले टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिख सकते थे। In 1961, during the trial of Nazi officer Adolf Eichmann in Jerusalem, thinker and author Hannah Arendt made a disturbing observation. She did not find a monstrous-looking man filled with rage or hatred. Instead, she found an ordinary bureaucrat who repeatedly claimed that he was just following orders. Arendt later argued that one of the greatest dangers in society is not always evil intention, but the absence of critical thinking. When people stop questioning authority, systems, and even themselves, they can become instruments of destructive ideas without even realizing it. So on these lines, dear students, हम एक first paragraph लिख सकते हैं which kind of captures the essence of what the topic is saying. But we can't stop over here. Subsequently, we need to write a bridge or a linking paragraph which will connect what we said in the introduction with the deeper idea or wisdom of the topic. So let us see how we can do that over here. This incident brings out the deeper meaning of the statement, thinking is like a game, it does not begin unless there is an opposite team. Just as a game becomes meaningful only when there are competing sides, thinking becomes active and creative only when ideas encounter challenge, disagreement, and scrutiny. A mind that never faces opposition often becomes passive and mechanical. Whether in science, democracy, social reform, or personal life, progress has always emerged because human beings challenged accepted ideas instead of passively submitting to them. Thus, thinking is not merely the accumulation of knowledge, it is the courage to confront ideas, including one's own. So, in this manner, we can link what we have said in the first intro paragraph to the broader wisdom that the topic is trying to provide us. इस एपिसोड में आज इतना ही दोस्तों। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेता हूं।